हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, क्लास 12 के पहला चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताया था और इतिहास के बारे में बताया था। इतिहास कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया था और हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बताया था। और आज के इस वीडियो में खासतौर पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के संबंध में, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का कालखंड के संबंध में, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त प्रमुख नगरों के बारे में और उन नगरों से प्राप्त प्रमुख वस्तुओं के बारे में आज जानने वाले हैं। तो प्यार से बने रहे और ध्यान से, हो सके तो कॉपी कलम लेके बैठे और इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को उतारे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में जानते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था रंगनाथ महोदय। इसी भाई साहब, इसी रंगनाथ महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जानेंगे। वैसे तो आपको पता होगा कि जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता नहीं चला था तो दुनिया में सिर्फ 3 ही सभ्यता था। एक चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। जब जैसे ही सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो भाई साहब, एक का नाम था सर दयाराम साहनी और दूसरा का नाम था राखल दास बनर्जी, इन दोनों के नेतृत्व में 21-22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ तो पता चला कि दुनिया में 3 सभ्यता जो था ना, वो सभ्यता बाहर मत जाए। एक नया सभ्यता यहाँ पे निकल कर आया है जो इन तीनों सभ्यता से 12 गुना बड़ा सभ्यता हम लोग का भारत में सभ्यता है। तो काफी गौरवपूर्ण ये बात है। ठीक है, चलिए, तो ये सभ्यता हम लोग का, ये जो देख रहे हैं इंडिया का नक्शा, इसी एरिया में ये सभ्यता बसा हुआ था। अगर बात किया जाए पूरब से पश्चिम की ओर, ये पूरब से पश्चिम की ओर तो 1600 किलोमीटर दूर तक पूरब से पश्चिम की ओर फैला हुआ था। वहीं उत्तर से दक्षिण की ओर बात किया जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर 1100 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ ये सभ्यता था। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 12,99,600 किलोमीटर इस एरिया में फैला हुआ था ये सभ्यता, है ना। कहीं ना कहीं ये सभ्यता लगभग 13 लाख किलोमीटर दूर में फैला हुआ था। तो कुछ अभी भी वर्तमान में बहुत सारी जगह मिल ही रहा है, यानी खुदाई कर रहा है तो प्राप्त मिल रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ते ही जाता है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 12,99,600 किलोमीटर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अब जानेंगे कि यह सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ था। अगर बात किया जाए उत्तर में, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर दक्षिण में यहाँ पे कहां तक था? महाराष्ट्र के नर्मदा नदी तक, यानी उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के नर्मदा नदी तक। वहीं पूरब से लेकर यहाँ पूरब के मेरठ से, यानी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम के मकरान के समुद्री तट तक ये सभ्यता फैला हुआ था। पूरब के मेरठ, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर दक्षिण के ये पश्चिम के बलूचिस्तान तक ये सभ्यता फैला हुआ था। पूरब से उत्तर से लेकर दक्षिण तक यहाँ और पूरब से लेकर पश्चिम तक इन्हीं एरिया में ये सभ्यता फैला हुआ था। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा सभ्यता फैला हुआ था। इन दोनों सभ्यता को अगर मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को जोड़ दिया जाए तो दोनों मिलाकर 12 गुना बड़ा ये हम लोग का भारतीय सभ्यता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस सभ्यता का काल के संबंध में जानेंगे कि ये सभ्यता कितना साल पुराना है। प्यारे साथियों, चलिए इन सभ्यता के काल के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। बहुत सारे विदेशी विद्वान कुछ बताते हैं तो भारतीय विद्वान कुछ बताते हैं। तो बताते हैं कुछ मध्य एशिया से आए हैं, तो कोई बोलते आर्य लोग यहाँ के बसे थे। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन हम लोग उतना जगह नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग को समझना है कि इस सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर जॉन मार्शल। इसका कहना था 3250 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में ये सभ्यता का उद्भव हुआ था और विनाश हुआ था। ठीक है, अर्नेस्ट मैके महोदय का कहना था कि 2800 से लेकर 2500 ईस्वी के बीच में यह सभ्यता रहा होगा। ठीक है, उसके बाद माधव स्वरूप का कहना था कि 2700 से लेकर 2500 ईस्वी के बीच में यह सभ्यता रहा होगा। राधा मुकुंद मुखर्जी का कहना था कि 3200 से लेकर 2750 ईस्वी के बीच में यह सभ्यता रहा होगा। उसके बाद REM व्हीलर महोदय का कहना था 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक यह सभ्यता रहा होगा। इसको ज्यादा लोग मात देते हैं, नहीं ज्यादा वोटिंग इसी को मिलता है, इसी को ज्यादा मत मिलता है। तो REM व्हीलर को नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही मत रखा गया है। और क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड कब से कब तक माना जाता है? तो 2500 से लेकर 1750 तक हड़प्पा सभ्यता का कालखंड माना जाता है। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर VA स्मिथ, और इन्होंने बताया 2500 से लेकर 1500 ईस्वी के बीच में ये सभ्यता रहा होगा। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग बात है। तो REM व्हीलर यानी डॉक्टर व्हीलर का कहना कि 2500 से लेकर 1700 ईस्वी तक ये सभ्यता रहा होगा। लेकिन आपको पता होगा कि एक विधि के माध्यम से पुरानी वस्तु के जानकारी प्राप्त होता है, पुराने जो भी अवशेष प्राप्त होता है उसके माध्यम से
कार्बन 14 विधि के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कि इस सामान का आयु कितना है और इस जो मरे हुए चीज है उसके अवशेष के आयु कितना है। तो कार्बन 14 से पता चलता है कि उस चीज का तिथि कब से कब तक है, यानी कितना पुराना है। प्यारे साथियों, कार्बन 14 क्या, ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पॉलिटिकल में पंचशील समझौता और हिस्ट्री में कार्बन 14 हमेशा पूछा जाता है, ध्यान से याद रखिएगा। तो कार्बन 14 यह एक तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि है जिसे हम लोग कार्बन 14 के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि हर जीव जंतु के शरीर में, यानी जो जीवित है, यानी जो जीवित है उसके शरीर में कार्बन 14 और कार्बन 12 पाया जाता है। जो कार्बन 12 स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 हमेशा क्षय होने लगता है, खत्म होने लगता है। और जितना खत्म होता है उतना साल ये पीछे का होता है, यानी उतने साल पुराना का होता है। यानी जितना कार्बन 14 खत्म हुआ, जितना कार्बन 14 क्षय हो गया और उतना साल वो पुराना माना जाता है। तो हर शरीर, यानी हर जो जीवित वस्तु जो मर जाता है उसके शरीर में कार्बन 12 और कार्बन 14 पाया जाता है। लेकिन कार्बन 12 स्थिर रहता है, ये हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 हमेशा क्षय होने लगता है, खत्म होने लगता है। और जितना कार्बन 14 खत्म होता है उतना ही वह प्राचीनतम माना जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता का काल के संबंध में इतना ही बातें थी और इसको आप लोगों ने जान लिया। प्यारे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता यानी कार्बन 14 विधि की स्थापना या उसका शुरुआत सबसे पहले किसने किया? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था BF लीवी, ये अमेरिका का था, याद रखिएगा, ठीक है। तो BF लीवी महोदय ने सबसे पहले 1946 ईस्वी में क्या करता है, इस विधि का प्रयोग करता है और सफल हो जाता है। उसी दिन से कार्बन 14 विधि शुरू हो जाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर के बारे में, कौन कौन से नगर से क्या क्या प्राप्त हुआ है, किन किन पुरातात्विक प्राप्त हुआ है। प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, चूंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त प्रमुख वस्तुएं, जैसे कि सबसे पहला जो नगर हम लोग का मोहनजोदड़ो है, ठीक है। प्यारे साथियों, मोहनजोदड़ो कमेंट में बताएंगे कि मोहनजोदड़ो की स्थापना किसने किया और कब किया, ठीक है। हम लोग दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में, ठीक है। और ये जो है सिंधु नदी के बगल में है और यहाँ पे खेती काफी ज्यादा होता है, पैदावार काफी होता है खेती में, इसीलिए इसे मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है। और यहाँ पे प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुए, जैसे कि कुछ मोहरे प्राप्त हुए हैं, पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है, कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है, उसके बाद सभागार प्राप्त हुआ, सीप का पैमाना प्राप्त हुआ है, सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, पानी जहाज और हाथी का कपाल प्राप्त हुआ है, सिराजित प्राप्त हुआ, गाड़ी के पहिए प्राप्त हुए हैं और मेसोपोटामिया के कुछ मोहरे भी प्राप्त हुए। कहां से प्यारे साथियों? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा भी प्राप्त हुए हैं, हाथी दांत प्राप्त हुए हैं, हाथी तराजू, उसके बाद तराजू भी प्राप्त हुए हैं और पशुपति की मुद्रा भी प्राप्त हुए हैं। पशुपति की मुद्रा भी प्राप्त हुए हैं इस छोटे से नगर में। छोटे नहीं, बहुत बड़ा नगर, सबसे बड़ा इसी को कहा जाता है। चलिए, हमने जान लिया कि भाई मोहनजोदड़ो से ये सारे के सारे चीज प्राप्त हुआ है। अब जानेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कुछ कुछ जो चीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा जगह से स्त्री के मृण मूर्ति मिले हैं, यानी मिट्टी के बने हुए मूर्ति मिले हैं। स्त्री की कुछ मूर्ति मिले हैं जिसके पेट से पौधे निकला हुआ नजर आया है। उसके बाद लिंग भी मिले हैं। प्यारे साथियों, ये सारे कुछ जो मिले हैं ये मिले हैं और इसी के प्रमाण के, और हड़प्पा सभ्यता का जो बहुत बड़ा चैप्टर है सिर्फ ये साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है, ना कि ये पूरा का पूरा वास्तविक है। वास्तविक है, ये सब तो मिला है, वास्तविक है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या घटना हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सिर्फ अनुमानतः बात है, ठीक है। हम लोगों ने कैमरा लेके वहां गया था नहीं कि वहां पे देखो हड़प्पा सभ्यता है, लोग ऐसे चलते वैसे, ये नहीं, ये सिर्फ माना गया है कि ऐसे हो सकता है, अनुमान लगाया गया है। तो हो सकता है कि वहां पे मूर्ति मिला है तो मूर्ति का पूजा हुआ होता है ना। स्त्री की मूर्ति हुई यानी लड़की के मूर्ति मिले हैं तो हो सकता है कि लड़की का पूजा करता होगा, यानी मातृ देवी का पूजा करता होगा। उसके बाद कुछ लिंग मिले हैं, हो सकता है कि लिंग का पूजा करते हैं उन लोग। उसके बाद पहिए वाली गाड़ी मिले हैं, तो इससे ही जाहिर होता है कि उन लोग पहिए का भी आविष्कार कर लिए होंगे। फिर RH-37 कब्रिस्तान मिला है, तो हो सकता है कि उन लोग दफनाने की विधि सीख लिए होंगे। हालांकि कई सारी जगह पे कब्र का जिक्र मिला है और
हड़प्पा से भी कब्र का जिक्र मिला है। RS 37 कब्रिस्तान मिले हैं और एक कब्रिस्तान में 2 आदमी को भी दफनाया जाता था। उसके बाद आदमी के ऊपर ऊपरी हिस्सा में कुछ बिल्ली को भी दफनाया जाता था। इस तरह की परंपरा था, ठीक है। उसके बाद लकड़ी का कुछ हल प्राप्त हुआ, कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ। लिखा हुआ बर्तन मिला है। प्यारे साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लिखा हुआ बर्तन मिला है, यानी ऐसा लिपि से लिखा है जो लिपि को हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए इसे हम लोग क्या, कौन सा काल के नाम से जानते हैं? आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इसलिए क्योंकि उस लिखा हुआ चीज को हम लोग पढ़ नहीं सकते, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। और कौन सा लिपि से लिखा है पता है? आप लोग को पता नहीं होगा शायद, ये गौमुद्रा लिपि से लिखा है। क्या? गौमुद्रा लिपि से लिखा है। इस तरह करके लिखा हुआ है, इस तरह से पता ही नहीं चलता कि किधर से दाएं से बाएं लिखा है या बाएं से दाएं लिखा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसके लिपि को पढ़ नहीं पाते हैं। उसके बाद कुछ मुखौटे वगैरह मुंह में पहनने वाले भी मिला है। उसके बाद शंख का बैल मिला है, तांबे की मुहरे मिला है, जौ एवं गेहूं की भूसी वगैरह मिला है। उन लोग जौ और गेहूं वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे खाने के लिए। उसके बाद फिर मटर और तिल की खेती वगैरह भी मिला है और खरगोश के चित्र वाली मुद्रा भी मिला है। तो इतने सारे कुछ हड़प्पा से मिला है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन आता है और इस सबको याद रख लीजिएगा और लंबे समय तक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब चंद्रद्रोह से क्या मिला है? मन के बनाने का कारखाना मिला है। तो इससे ये जाहिर होता है कि उन लोगों का समाज काफी विकसित हो गया होगा, मन के वगैरह बनाते थे। और अलंकृत हाथी मिला है, यानी कुछ सजावट वाले हाथी का प्रमाण मिला है। तो हो सकता है कि उन लोग हाथी से सवार करते होंगे और हाथी को खूबसूरत बनाते होंगे। और कुछ श्वान भी मिला है, हंस भी मिला है, कुछ बत्तख भी मिला है, पीतल की कुछ बत्तख वगैरह भी मिला है, लिपस्टिक का भी प्रमाण मिला है। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, अगर कोई बच्ची देख रही है तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आज से नहीं, ये मेकअप वाला सिस्टम आज से नहीं, आज से 5000 साल पहले का है ना। तो अभी भी मेकअप वाला सिस्टम है ही। लिपस्टिक का भी प्रमाण मिला है, उन लोग भी लिपस्टिक लगाते होंगे। और तराजू एवं बैलगाड़ी का भी प्रमाण मिला है, जिससे उन लोग आना मतलब वाहन के रूप में प्रयोग करते होंगे। मोहनजोदड़ो से अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो से हड़प्पा की दूरी कितना है? मोहनजोदड़ो से हड़प्पा की दूरी कितना है? तो आपका 128 किलोमीटर हो जाएगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन आएगा, आता है कि मोहनजोदड़ो से हड़प्पा के बीच की दूरी कितनी है? तो 128 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में, उसके कालखंड के बारे में और नगर से संबंधित बहुत कुछ जान लिए। अब अगली वीडियो में हम लोग और एक वीडियो बनेगा जिसमें हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक परिवेश, यानी सामाजिक के बारे में, आर्थिक के बारे में, उन लोग का व्यापार कहां से कहां तक था, और बचे बहुत सारे प्रमुख नगरों के बारे में डिस्कस होगा और प्रमुख बातें होगी, जिसके बाद इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। प्यारे साथियों, बस यहीं तक, आज के लिए यहीं तक। फिर अगले वीडियो में इससे बेहतर क्लास होगी। जब तक के लिए आप जुड़े रहे, फिर हम लोग कल मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।